ऐसे क्या हुआ जो आपका दिल टूटा? ये देखिए, वो जब 2015 का चुनाव जीते तो उसके अंदर काफी कॉम्प्रोमाइजेस हुए थे। गलत लोगों को लिया था, विनेबिलिटी मेन फैक्टर था रादर देन आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स। तो इसको देख के हम अरविंद के साथ बात करते थे, अरविंद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोले एक बार चुनाव हो जाने दीजिए। चुनाव हुआ, उसके बाद तो उसने टोटली दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे बिहेव करना शुरू किया। और जैसे दो रास्ते आते हैं ना, तो सिद्धांत को छोड़ के वो सत्ता के पीछे गए। जरूर ये बात तो हुई थी आरएसएस में कि ये एक अच्छा आंदोलन हो रहा है, और कांग्रेस के विरुद्ध था जो आरएसएस को के भी एडवर्सरी था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इस आंदोलन को हम सपोर्ट करेंगे। आप लोग जो एक ट्रक भर के एविडेंसेस दिखा रहे थे, कुछ क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर? वो तो खाली मेंटल स्टॉर्म तैयार करने के लिए होता था। और अभी आम आदमी पार्टी ने भी करप्शन शुरू किया, बहुत से मंत्री जेल चले गए। तो ये वेंडेटा था या सच में वो करप्ट हो सकते हैं? नहीं, सच में करप्ट हो सकते नहीं, हुए थे। क्योंकि आप जब इलेक्शन लड़ते हो आपको हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, कहाँ से आए? तो उस पार्टी का भविष्य आपको क्या लगता है? ये देखिए, ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उसमें सबसे होशियार कोई है तो वो अरविंद है। आप इतना इजीली विश आउट करोगे कि अरविंद चले जाएगा बैकग्राउंड में, ऐसा होने नहीं वाला। ही इज वेटिंग। मैंने अन्ना बोले हैं, पूरा अन्ना को जितना भी घुमाया मैनिपुलेट किया सब अरविंद ने किया। हम तो वही थे, हमको पता है। अन्ना जी को क्या पता है? उनको पूछ लेते हैं कि जन लोकपाल के क्लॉज क्या है, तो भी उनको नहीं पता था। जो करप्शन के खिलाफ बोलना चाहते थे, अचानक डिमोटिवेट हो गए और अभी करप्शन का एक्सेप्ट कर चुके हैं। बिल्कुल हो गया, मैं भी हो गया हूँ। ओके, हाउ वी कैन चेंज पॉलिटिकल सिनेरियो इन कंट्री? मुझे छोड़ दीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। इट इज टू मच बियॉन्ड मी। हु इज द मोस्ट shrewd minister in Aam Aadmi Party other than Arvind Kejriwal? Manish Sisodia. Okay. And who is the best leader at this moment in Indian politics? I would think Yogi ji. Yogi Adityanath. He came to politics with a lot of ambitions to work for nation. He came to politics to serve you and serve this country. He had a lot of ambitions and dreams, and that time a party came up with the same thought line and he became part of it. Gradually he understood it's all upla, and then he quit the politics and he wrote a beautiful book, Ups and Downs, and that was about one political party where he belonged. That was Aam Aadmi Party. And now the same person with same motive to help people and work for the country is tirelessly serving in 500 villages and helping farmers to the core. He is none other than Mayank Gandhi ji. Welcome sir. नमस्ते। हम इंग्लिश में बात करेंगे। मुझे ये जानना था कि एक इतना बड़ा एम्बिशन लेके आप आम आदमी पार्टी में आए थे, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा आपका कुछ था नहीं, हमेशा सोशल बैकग्राउंड ही रहा है। और ऐसे क्या आपको उस वक्त इंस्पायर किया कि मुझे? नीड ऑफ द आवर थी कि उस समय बहुत करप्शन हो रहा था, और हम कुछ ऐसा सोचते थे कि किस तरह से देश रियल में चलना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो उस सोच को लेके हमने पहले मूवमेंट किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और शायद इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ। लोग काफ़ी जागरूक हुए, बट लास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा हाथ मार के इस देश को बेवकूफ़ बना गई। फिर हमने सोचा ये देश तो हमारा भी है ना, अगर वो सिस्टम में रह के नहीं कर सकते तो हमें सिस्टम में जाना चाहिए। उस सोच लेके आम आदमी पार्टी बनाई हमने, और उसके ऊपर काफ़ी काम किया। और मुझे लगता है कि उस समय लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये देश वापस बदल जाएगा, और मैं भी अपनी जॉब सब कुछ छोड़ के आया था, क्योंकि वो देश के लिए था, कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए थे, अपने खुद के लिए नहीं आए थे, कोई एम्बिशन भी नहीं थी, सिर्फ देश को कैसे बदला जाए उसके लिए सब कुछ छोड़ के हम लोग आए थे।
ये ब्रेन चाइल्ड किसका था आम आदमी पार्टी? ये पूरा अरविंद का था, अरविंद केजरीवाल का था। ऐसे क्या हुआ जो आपका दिल टूटा? ये देखिए, वो जब 2015 का चुनाव जीते तो उसके अंदर काफी कॉम्प्रोमाइजेस हुए थे, गलत लोगों को लिया था, विनेबिलिटी मेन फैक्टर था रादर देन आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स। तो इसको देख के हम अरविंद के साथ बात करते थे, अरविंद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोले एक बार चुनाव हो जाने दीजिए। चुनाव हुआ, उसके बाद तो उसने टोटली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसके जैसे बिहेव करना शुरू किया। और जैसे दो रास्ते आते हैं ना, तो सिद्धांत को छोड़ के वो सत्ता के पीछे गए, प्रिंसिपल्स को छोड़ के वो पावर की तरफ गए, और फिर कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जो ठीक नहीं थे। बहुत से लोग ऐसे अलेज करते हैं, ऐसे कयास लगाते हैं कि जितने भी लोग आप चले गए थे, बहुत बड़े बड़े नाम है उसमें, आप लोगों को सत्ता में ऐसी कोई जगह नहीं मिली, कि पद नहीं मिला इसलिए आप चले गए। देखिए, मैं तो मुंबई से था, तो पद का तो कोई प्रश्न नहीं था। सबसे बड़ी नेशनल एग्जीक्यूटिव का मैं मेंबर था और फाउंडर मेंबर, सब कुछ था। पद का कोई मुद्दा नहीं था यहाँ पे। हम तो आए थे देश बदलने, पद के लिए आते तो वो तो रुके हुए जितने पद के लिए आए हैं। हम तो देश के लिए आए थे, और जब देखा कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, और ये थोड़ा अंदर ये भी सोचा कि राजकारण शायद हम उसके लायक नहीं है। राजकारण के अंदर कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, वो शायद हमसे नहीं हो पाएगा, और ये एक ऐसे मार्ग पे चले हैं जो देश को कहीं गलत जगह पे ले जाएगा। इसमें कितना सच है कि अन्ना हजारे को आंदोलन के लिए आरएसएस और बीजेपी ने बिठाया था? मैं तो आंदोलन का भाग था और बहुत प्रोमिनेंट था, कोर कमेटी में भी था। जरूर ये बात तो हुई थी आरएसएस में कि ये एक अच्छा आंदोलन हो रहा है, और कांग्रेस के विरुद्ध था जो आरएसएस को की भी एडवर्सरी था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इस आंदोलन को हम सपोर्ट करेंगे, और वो एक सिटीजन के नाते उनका राइट है सपोर्ट करने का। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने ये पूरा आंदोलन चलाया, ये बात सही नहीं है। बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आई वाज देयर। नहीं, आप लोग जो एक ट्रक भर के एविडेंसेस दिखा रहे थे, कुछ क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर? वो तो खाली मेंटल स्टॉर्म तैयार करने के लिए होता था। कोर्ट के अंदर अगर चले जाते तो 20 साल तक वो कोर्ट ही चलते रहता। हमको लोगों को जागरूक करना था, उसको गुस्सा दिलाना था कि ये जिस प्रकार से सरकार चल रही है, ये जिस प्रकार से देश चल रहा है, ये ठीक नहीं है, और हमें सबको खड़ा होके उसके अगेंस्ट लड़ना है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्लॉय था। मुझे एक बात, अभी आप बोल रहे तो डू यू कन्फेस वन थिंग कि कांग्रेस के अगेंस्ट एंगर अगर क्रिएट नहीं किया होता तो आज कांग्रेस नहीं गिरती? बिल्कुल। कांग्रेस यानी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन था जो खूब करप्शन कर रहा था, उसके अगेंस्ट आक्रोश खड़ी की, तभी तो ये दूसरी पार्टी ने बेनिफिट ले लिया। तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट तो नहीं या प्लान भी नहीं, लेकिन उसका भी एक रोल है ना, है ना? बिल्कुल है ही। तो अभी आपको कैसे लगता है व्हेन यू लुक एट दैट एरा, और अभी आम आदमी पार्टी ने भी करप्शन शुरू किया, बहुत से मंत्री जेल चले गए, तो ये वेंडेटा था या सच में वो करप्ट हो सकते हैं? नहीं, सच में करप्ट हो सकते नहीं, हुए थे। क्योंकि आप जब इलेक्शन लड़ते हो आपको हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, कहाँ से आए? वो जो व्हाइट का पैसा आता था जिसको हम लोग वेबसाइट पे दिखाते, वो भी बंद कर दिया, और इतने पैसे आए, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा खर्चे करते थे। तो इतना तो कॉमन सेंस होता है कि ये पैसे कहाँ से आए जो अनअकाउंटेड है। बट सच है, कैसे खर्च करते थे ना? उनके ज्यादा पोस्टर होते थे, पोस्टर भी खूब होते थे, रैली भी होती थी, एक मीटिंग होती थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा भी होती थी कहीं कहीं पे। गुजरात में तो शायद बीजेपी से भी ज्यादा हुई। ये पैसे कहाँ से आए? गोवा में इतनी मीटिंग हुई है, पैसे कहाँ से आए? पंजाब में इतना कुछ हुआ, ये पैसे कहाँ से आए? आपने अरविंद को कभी सवाल नहीं किया? तब तक मैं छोड़ चुका था ना। अच्छा, उसके बाद कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि मैं एक बार फोन करके पूछ लूं कि नहीं, मेरा मन से उतर गया था, वो आदमी भी उतर गया था, वो पार्टी भी उतर गई थी। तो उस पार्टी का भविष्य आपको क्या लगता है? ये देखिए, ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उसमें सबसे होशियार कोई है तो वो अरविंद है।
आप इतना इजीली विश आउट करोगे कि अरविंद चले जाएगा बैकग्राउंड में, ऐसा होने नहीं वाला। ही इज वेटिंग, समय पे आएगा। पंजाब में भी अभी आ सकता है, दिल्ली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो ही विल नॉट गो अवे। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक दिन वो दिल्ली में पश्चाताप रैली निकालेगा, घर घर जाके बोलेगा मैं आपका भाई हूँ, मैं बेटा हूँ, मेरे से गलती हो गई। और लोग हैं ना, भोले हैं, वो भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ही इज नॉट गोइंग टू, वो यंग है और पॉलिटिक्स में ऐसे इतना इजीली कोई जाता नहीं है। He has time in hand. His time in hand and is too shrewd a brain अच्छा. to go away so easily. That you did not realize that time. नहीं, वो shrewd था, हमें दिख रहा था, लेकिन हमको लगा ये देश के लिए shrewd है। Okay. फिर समझ में आया ये पर्सनल पावर के लिए shrewd है। कौन ज्यादा तो shrewd है, अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल? नहीं, अन्ना बोले हैं, पूरा अन्ना को जितना भी घुमाया, मैनिपुलेट किया, सब अरविंद ने किया। हम तो वही थे, हमको पता है। अन्ना जी को क्या पता है? उनको पूछ लेते हैं कि जन लोकपाल के क्लॉज क्या है, तो भी उनको नहीं पता थे। तो अन्ना वाज प्लेड विथ, थोड़े जिद्दी आदमी है। हर गांव के अंदर ना एक ऐसा जिद्दी आदमी होता है, ऑनेस्ट होता है, जिद्दी होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अन्ना जी भी वैसे थे, कुछ ज्यादा इंटेलेक्चुअल था नहीं कि पूरा देश बदल सके, पर अरविंद ने उसका बहुत अच्छे से यूज किया। तो वो जो अन्ना जो भाषण दे रहे थे करप्शन को लेके, ये किसी की स्क्रिप्ट थी? नहीं, दिल से बोलते थे अन्ना। क्या बोलते थे वो? यही दिल दिया है, जहां भी देंगे, और इस देश ने पूरा उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये वेरी फॉर्चुनेट कि एक बहुत नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला आदमी और अच्छा आदमी था, लेकिन वो टाइम मैगजीन के कवर पे आ गया। तो कहीं ना कहीं देखिए ना, वो उसके जाने के बाद कोई उसको पूछता भी नहीं है। नहीं, तो अनफॉर्चुनेट है। अच्छा आदमी था, उसमें प्रश्न नहीं है, लेकिन वो लीड करने वाला आदमी नहीं था। वो पूरा अरविंद पीछे से लीड कर, ही वाज डेफिनेटली समबडी वाज इन्फ्लुएंस्ड और मेड टू वर्क विद। लेकिन अरविंद उसके पास बहुत कुछ करवाता था, उसको मैनिपुलेट करता था। ओके, और अन्ना हो जाते थे? हाँ, बोले थे। तो सीधे आदमी थे इसलिए? सीधे तो नहीं थे, लेकिन बोले थे। मुझे ही पूछना था कि अब आपको करप्शन नहीं दिखता? अभी जब से ये सरकार आई है ना, तो करप्शन एटलीस्ट 5 गुना हो गया है। हो गया ना? एटलीस्ट 5 गुना। और पहले तो कोई करप्शन के विरुद्ध बोलता भी था, मूवमेंट भी थी, अब तो कुछ भी नहीं है। अब करप्शन जैसे सब्जेक्ट ही नहीं रहा इस देश में। तो आप कैसे फील कर रहे हो? अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी लड़ने का मेरा करप्शन के विरुद्ध, क्योंकि लड़े की थी मैंने, और उसका कोई रिजल्ट आया नहीं। रिजल्ट जो आया वो तो उल्टा उससे गलत आया कि अपने ही लोग सब करप्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि अब करप्शन के लड़ने के बजाय मैं गरीब आदमियों की लाइफ बेटर करूँ, गांव में जाके काम करूँ। देश को बदलना है तो गांव बदलने पड़ेंगे। और आपने कहा मैं 500 गांव में काम करता हूँ, तो मैं 5000 गांव में काम करता हूँ। मैंने 6.5 करोड़ फल के पेड़ लगाए हैं। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का रिपोर्ट है कि किसानों की इनकम 10 गुना हो गई है। और ऐसे प्रदेश में काम कर रहा हूँ जहाँ सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। तो वर्स्ट एरिया इन कंट्री को लेके मैंने लास्ट 5 साल में खूब काम किया है। Which is that place? मराठवाड़ा में। And which specific region? बीड। मैं जब सोचा था कि मैं देश बदलूंगा, तो मुझे लगा कहाँ जाके मैं एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करूं। तो उस समय मराठवाड़ा IS सुसाइड्स, उसका वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बीड का वर्स्ट तालुका उस समय 2-3 थे, लेकिन मैंने परली चूज किया क्योंकि वहां पे तलवार, बंदूक, मर्डर, लॉलेसनेस ये सब था। मैं बोला इस एरिया को मैं बदल सकता हूँ तो देश बदल सकता हूँ। आपको ये नहीं लगता अपने बहुत हजारों युवा जो थे, जो एंटी करप्शन मूवमेंट में थे और जो करप्शन के खिलाफ बोलना चाहते थे, अचानक डीमोटिवेट हो गए और अभी करप्शन का एक्सेप्ट कर चुके हैं? बिल्कुल हो गए, मैं भी हो गया हूँ। तो हम मीन्स हमारा देश, हमारे नागरिक, तो अभी करप्शन ओके है उनके साथ, ऐसा लगता है आपको? अब कोई लड़ने वाला नहीं बचा है ना। करप्शन तो किसको ओके होगा? इतना बढ़ा हुआ करप्शन है। जैसे आपने प्रश्न पूछा, हर एक दिल में, हर एक मन में यह प्रश्न है कि इतना करप्शन बढ़ गया, लेकिन एक आदमी का देश में दिखता है जो पब्लिक में उठ के एक सवाल भी पूछे। पॉलिटिकल मोरालिटी पे क्या कहेंगे आप? कोई मोरालिटी क्या होता है पॉलिटिक्स में, ये भी नहीं समझ में आता है। क्योंकि आप देखिए, स्पेशली महाराष्ट्र, हम लोग लड़े थे अजीत पवार के अगेंस्ट।
आज वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। फडणवीस और हम लोग साथ लड़े थे, आज वो साथ में हो गए। एक नाथ शिंदे का देखिए, हर पार्टी को लेती है, हर कोई जो करप्ट होता है वो गंगा जी में स्नान करके कैसे साफ हो जाता है, वैसे बीजेपी में आके साफ हो जाता है। तो इसमें मोरालिटी अभी इक्वेशन के बाहर निकल गया है। आप मोरालिटी के ऊपर इक्वेशन में जैसे ऑक्सीमोरॉन होता है, दो शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विरोध होते हैं, वैसे ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ये हो नहीं सकता है, फिर वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स ये भी नहीं हो रहा है, तो ये सब खत्म हो चुका नहीं, वो तो प्रॉब्लम है ही, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ स्काउंडल्स। है। ये आपका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। नहीं, वो मैं किसी तो और ये ने कहा कहता था। हूँ, मैं तो मैंने- ये नहीं, जिसने कहा है उसको साथ में बोला हूँ, पॉलिटिक्स शुड बी द प्लेस फॉर द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट इन द कंट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सिस्टम ऐसी है कि ब्राइटेस्ट और स्मार्ट जो अच्छा है वो टिक नहीं पा रहा है, इसलिए स्काउंडर्स आ रहे हैं। ओके, हाउ वी कैन चेंज पॉलिटिकल सिनेरियो इन कंट्री? मुझे छोड़ दीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, इट इज टू मच बियॉन्ड मी। अब मैं सब कुछ देख के कोशिश कर चुका हूँ, जिसके ऊपर विश्वास था वो सब ने गलत किया। अब मेरे अंदर वो एनर्जी या इंटरेस्ट भी नहीं है कि अब मैं वो पॉलिटिक्स के दलदल में पढ़ूं। मैं हजारों फार्मर की लाइफ बदल रहा हूँ और रियल टाइम बदल रही है। पॉलिटिक्स में तो क्या है, पॉलिटिक्स में जाओ, लड़ो, फिर जीतो, फिर ब्यूरोक्रेसी थ्रू उसको हेल्प करो, वहां तक हेल्प पहुंचती नहीं है। हम तो डायरेक्ट ही जाके उनको करते हैं। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे, क्योंकि उनको लाने के पीछे भी आपका आंदोलन बहुत बड़ा योगदान था, तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या बंद करो नारी परिवार, बहुत सारे बड़े मुद्दे लेके आए थे जिसको हमने बहुत आसानी से बिलीव किया। सो हाउ डू यू वैल्यूएट हिम आफ्टर 12 years? देखिए, वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी थी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब नॉर्मल थी। इनके वादे को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। लोगों ने लिया, उसमें कुछ उन्होंने पूरे भी किए और कहीं फेल भी गए, पर वो हम जो आप में लेके आए थे ना, पूरा देश बदलने का सोच, वो जो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, उसके सामने ये बहुत छोटा कॉम्प्रोमाइज है। Do you think that way? देखिए, 25 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द लास्ट 10 years। मेरा फाइनल नजर वही है, 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के बाहर आए, तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक हो ही रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। और कुछ गलत भी हो रहा है। ये दोनों चीज दिखती है मुझे, बैलेंस में दिखता है, अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। जब आप अभी गांव और किसानों से जुड़े और बहुत सारे फलों के बागाने भी तैयार कर रहे, आपको इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? नहीं, देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है कि वो जो पॉलिसी बना रहे हैं ना ऊपर, उसको समझ ही नहीं है। ऐसी ऐसी पॉलिसी बनती है कि मैं उसको बोलूं कि कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कैसी समझ है, तो ये कनेक्ट छूट गया है पॉलिसी मेकर और जमीन के ऊपर। तो इसे इनकलकेट करने के लिए कुछ कर सकते हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हम यूनियन मिनिस्टर शिवराज चौहान जी को अपने यहाँ ले आए थे, अभी कुछ दिन में करियर के लोग आ रहे हैं, मैं नीति आयोग को मिलके आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ एट द सेंट्रल एंड एट द स्टेट लेवल के पॉलिसीज जो वो फार्मर फ्रेंडली हो, जो समझ में आए, फार्मर के लिए अच्छी है, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। सो इसमें आगे क्या प्लान्स हैं आपके? ये कोशिश रहेगी, फार्मर 65% है, अगर उसकी इनकम हम लोग ने तो 10 गुना बढ़ा दी, अब 4 गुना भी बढ़ाते हम वापिस सोने की चिड़िया बन जाते हैं। तो हम भारत देश को सोने की चिड़िया कब देख पाएंगे फिर से? मेरे शरीर में रहने तक तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन उस पाथ के ऊपर लेके जा सकते हैं। आपके बाद वाला प्लान क्या है? मेरा ऐसे बोलने के कहते हैं बाद ना कि मैं जब तक एक आइडिया लेके जा रहा हूँ, जिस दिन मैं थक के विराम करूंगा तो किसी और लीगेसी। नहीं, वो हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेशन प्लान है, कैसे इसको आगे ले जाएं। ये काफी कुछ सोचा हुआ है और ऐसे कोई थकने नहीं वाला, लास्ट ब्रेथ तक करते रहेंगे, किसानों की, देश की सेवा करते रहेंगे। आप लोगों को क्या संदेश दोगे? नहीं, इतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं संदेश देने के लिए। वो संदेश नहीं कह रही हूँ, जैसे आपने पॉलिटिक्स भी देखा, एंटी करप्शन मूवमेंट का पार्ट भी बने, अभी आप जमीन पे उतरे और किसानों की मदद कर रहे हो, तो ऐसे अगर कोई लोग हैं जिनको आप इंस्पायर कर क्या है सको। ना, हम लोग सब, मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज ये देख रहे हैं, ये सब अंग्रेज है।
भारत क्या है ये कितने लोग समझते हैं, ये भी मेरे को प्रश्न है। और सॉल्यूशंस अंग्रेज मिलके भारत के लिए दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरत है लोगों को समझे, उनके चैलेंजेस समझे, उनके प्रॉब्लम समझे, और बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस करके ये चीज़ हो सकती है। बट उसके लिए फर्स्ट चीज़ है कि यू शुड बी रेडी टू गो, अपने हाथ गंदे करें, ज़मीन में डालें और काम करें, तो प्रॉब्लम सारे मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, देश बदल सकता है। जैसे हम लोग कर रहे हैं उस प्रकार से करने की ज़रूरत है। लेकिन छोटे छोटे सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई बोलता है मैं पानी कम पीता हूँ, कोई बोलता है मैं हाथ नहीं धोता हूँ, कोई बोलता है मैं प्लास्टिक सेव करता हूँ। तो उनको यही कहता हूँ, द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज सो लार्ज, कि आपके सॉल्यूशन इतने चिंदी चिंदी करके कुछ मतलब नहीं है। अगर प्रॉब्लम इतने बड़े तो आपका सॉल्यूशन उससे बड़ा होना चाहिए। हाउ डू यू डिफाइन भारत? मुझे लगता है ऐसा देश कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्री है हमारा। इसके अंदर जो सोच है, जिस प्रकार के लोग हैं, तो ऐसे हम लोग इतने ऊपर से आज नीचे आए। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये साइकिल वापस टर्न होगी और वापस इस देश वापस अपनी जगह जाएगा, विच शुड बी द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हाट भारत पीपल शुड अंडरस्टैंड? ये ऋषि मुनियों का भारत है, ये ज्ञान का भारत है, ये समझ का भारत है, ये साइंस का भारत है, ये वैलिडेशन का भारत है, ये एक दूसरे से जो वसुदेव कुटुंबिकम का भारत है, उसको समझने की जरूरत है। हम लोग जो बढ़ चुके हैं इन कास्ट, इन रिलीजन, इन पॉलिटिकल पार्टी, ये जो हुआ है इससे ऊपर उठने का समय आ गया है। और वो तब होगा जब डेवलपमेंट होगी, लोगों की समझ होगी और समझाने वाली लीडरशिप होगी। How much you agree to that नारा बटोगे तो बटोगे? ये सब पॉलिटिकल नारे हैं। Okay. पर मैं वसुदेव कुटुंबिकम में बिलीव करता हूँ कि हम सबको एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं, हमको जुड़ के रहना चाहिए। अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको बुलाए तो आप नहीं जाएंगे? मैंने क्या हुआ कि मैंने राजकारण बहुत नजदीक से देख लिया। ओशो कहते थे कि जीवन के अंदर विकल्प है, या तो अमीरी से जी सकते हो या गरीबी से जी सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स एक्सट्रीम गरीबी है, जीवन के स्तर पे, पैसे की बात नहीं कर रहा। नहीं, समझ गए। तो मेरी बाकी की जितनी भी जिंदगी है मैं अमीरी में लोगों की सेवा करके निकालूंगा। इस तरह से इससे झगड़ो, उससे झगड़ो, इसको गाली दो, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। Last question, rapid fire round I am giving you. Who is the most shrewd minister in Aam Aadmi Party? Other than Arvind Kejriwal. Manish Sisodia. Okay. And who is the best leader at this moment in Indian politics? I would think Yogi ji. Yogi Adityanath. What is the biggest one problem in country that needs to resolve in? लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इतनी बेकार है। फिर रिलीजन में देख लो, कॉर्पोरेट में देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, कहीं पे लीडरशिप अच्छी है नहीं। How much you believe in हिंदू राष्ट्र? नहीं, हिंदू राष्ट्र का कोई सवाल नहीं। भारत को आप जब इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि वो परंपराएं जो हमारी थी वो, या ये जो आधुनिकीकरण है ये? देखिए, क्वेश्चन परंपरा या आधुनिकीकरण नहीं है, क्वेश्चन है कौन से वैल्यूज पे ये देश जगेगा। अगर साइंस है, नॉलेज है, वैलिडेशन है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म है, इंटरकनेक्टेडनेस है, उसके ऊपर जगे। मैं भी मॉडर्न माइंड हूँ, लेकिन पुरानी जो बातें हैं उसका वैल्यूज को मैं नहीं भूल सकता हूँ। इन द मॉडर्न लाइफ हाउ डू यू यूज दोज वैल्यूज, ये क्रिशियल है। मयंक गांधी एज फार्मर और मयंक गांधी एज राइटर? नहीं, मैं ना फार्मर हूँ ना राइटर हूँ। मैं तो इस देश को बदलने आया हूँ, नेशन बिल्डर। ओके, सो महेश गांधी, a nation builder. जी, thanks a lot. थैंक यू। It was all from the nation builder who tried everywhere to fight corruption, who tried to change the society, who also tried to make India a better place to worth living for everyone. And finally he chose to be rich, not in money, but in living style. And he believes that everyone should connect to the ground to make this country more fruitful. We'll meet in next episode with some other personality. Till then, goodbye.